इट मींस मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इन स्कैटर ज्योमेट्रिक आइसोमर्स डिफाइंड हो गए, और बट ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफाइंड हो गई। इट डिपेंड्स ऑन कि लिगेंड्स के पास क्या chiral center प्रेजेंट है। If ligand do not have chiral center, then it is optically inactive. It is the presence of planar symmetry. And if ligand has at least one chiral center, then it may optically active. May be possible. It may be possible कि optically बना सकता है। आई बात क्लियर है? ओके, तो मैं ये बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। तो मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल लूंगा जहाँ पर chiral center प्रेजेंट हुआ इसका मतलब कॉम्प्लेक्सेस। क्या हम शुरू करें? ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल है लेडीज ऑफ बीइंग पावर टू कॉस। ये जो कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन करेगा, किसी कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे और एक कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स हैं, कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स हैं, सी आइसोमर्स कितने हैं, इनर्शियल पेयर कितना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग इसका यूजिंग CFT और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम इसका हाइब्रिडेशन निकालना होगा, इसकी ज्योमेट्री निकालने होगी, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज BN? BN क्या होगा? विटालिन डायमीन, और विटालिन डायमीन होगा पहले उसका स्ट्रक्चर होगा। सपोज का C कैसे ही क्या है वो chiral center प्रेजेंट है? यस और और है एक ग्रीन और एक ग्रीन, तो शायद हो सकता है कि चीजों को ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव बना सके। इट मे बी पॉसिबल। नंबर टू है अब इसका ज्योमेट्री है, तो बट स्टार्ट विद कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा? 2 4 6 8 कितना आएगा? 4, बिकॉज़ इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। कोऑर्डिनेशन में 4, कोऑर्डिनेशन में 4, तो मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर। वो कब पढ़ेंगे? इन बैलेंस बॉन्ड के जो CFT पढ़ेंगे। बस जैसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, प्लेटिनम +2 ऑलवेज स्क्वायर रहना, ऑलवेज स्क्वायर रहना। तो प्लेटिनम +2 पैरेडियम +2 ऑलवेज स्क्वायर रहना। तो इसका की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब सब कैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है उसको फोकस करते हैं। तो ये मान लीजिए स्क्वायर टेबल कुछ इस तरह से, यहाँ प्लेटिनम +2 एंड जब कुछ लिगेंड्स कर रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिगेंड NH2 तो दिस तरह यहाँ पर कौन CH एक आया से सेम स्टोरी यहाँ पे CH जब तो और में दो chiral center विजिबल है। ये हुआ एक लिगेंड। अब बात कर रहा हूँ दूसरे लिगेंड के बारे में। तो दूसरा लिगेंड है वो मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ, NH2 एक सेकंड NH2 C CH3 तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे मान लीजिए स्क्वायर प्लेन है, यहाँ पे 4 होता है अबॉव द प्लेन राइट नाउ एलिमिनेशन। और भी केसेस बन सकते हैं जब 3 मिथाइल अबॉव द प्लेन बने और एक मिथाइल बिलो द प्लेन, 3 मिथाइल अबॉव द प्लेन, एक मिथाइल बिलो द प्लेन। ये भी पॉसिबिलिटी है, तो 2 मिथाइल अबॉव द प्लेन और 2 मिथाइल बिलो द प्लेन, तो वेरियस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो कौन सारे बनाने होंगे, क्रिएट करने होंगे और चेक करना होगा कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हम 2 मिनट दे रहा हूँ, बनाइए फटाफट से कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बन सकते हैं।
आंसर इज 5. Alright. चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी मिथाइल्स आप देख पा रहे हो वहाँ पे प्रीवियस स्ट्रक्चर में तो जो डायरेक्ट इस स्पाइस कनेक्टेड नहीं है, वो कनेक्टेड फ्रॉम NH2। तो ये जो भी चार मिथाइल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये थोड़े दूर अवेलेबल है। ठीक है, इस बात पे याद रखना। तो अगर कॉम्बिनेशन बन सकता है वो बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख नहीं सकता हूँ। आपसे समझ पा रहे हैं क्या लिखा हूँ? यहाँ पर रेडिनम है, यहाँ पे NH2 C मिथाइल प्लस लगेगा। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है मैं इसमें से बता रहा हूँ कि हमें चार मिथाइल ऑर्डर देगा, और मिथाइल मैं इसको से डार्क से शुरू करूँ, चार मिथाइल ऑर्डर करेगा, चलेगा? चलेगा? ये वो पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या पॉसिबल है? जब एक मिथाइल बिलोदिन में बाकी अबॉर्डिन में, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जब वन मिथाइल बिलोदिन में और थ्री मिथाइल अबॉर्डिन में हो, कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? ऑनली वन। तो आप कोई भी जो भी चाहो आप उसको ना बिलोदिन में करो, बाकी उसको अबॉर्डिन में करो, ये अबॉर्डिन में हो। एग्जैक्टली, तो ये बिलोदिन में हो। नेक्स्ट फोर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? जब दो मिथाइल अबॉर्ड दो मिथाइल बिलोदिन में हो, तो उसमें भी कुछ कंडीशंस है। जब दोनों मिथाइल सिर्फ बिटाइल एसिड अटैच हो, बाकी क्या मैं बोल रहा हूँ या एक और पॉसिबिलिटी दो अलग लगो बट एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ऑलमोस्ट 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या? एक कॉम्बिनेशन है अलग अलग बट अपोजिट, अलग बट अपोजिट हो। हाँ ये लो, क्या और कोई पॉसिबिलिटी इसके अलावा? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? क्या 3 मिथाइल बिलो द प्लेन 1 मिथाइल अबव द प्लेन, क्या मैं ये कर सकता हूँ? वो हो गया, हो चुके। ओके, तो ओवरऑल मेरे को सब जो विजिबल है कि हमें ज्योमेट्रिक एसोसिएशन है 5, मासेस का ज्योमेट्रिक एसोसिएशन है 5 आंसर। अब ये एक्टिव वाली इंफॉर्मेशन देगी देखिए तो मैंने जैसा को कहा था ये एक स्क्वायर है, ठीक है? इस स्क्वायर में यहाँ पर आगे की तरफ मिथाइल लगा है अबव द प्लेन। दैट वाज फर्स्ट वन, एक्टिव नेगेटिव। क्यों? आप इसको इस तरह से कट कर सकते हैं, इसको किस नाम से बताते हैं? जॉन से नाम, या आप कैसे भी कट कर सकते हैं जो भी परपेंडिकुलर है। और दोनों से क्या होगा? ये ऑब्लिक एक्टिव है, दोनों सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये ऑब्लिक एक्टिव है। ये सेकंड वन, जब एक मिथाइल बिलो द प्लेन हो, जब मान लीजिए ये वाला मिथाइल बिलो द प्लेन हो और बाकी सब अबव द प्लेन हो, अबव द प्लेन अबव प्लेन, बट ये बिलो द प्लेन हो। अब इस कंडीशन में क्या होगा? एक्टिव होगा, बिकॉज़ आप इसको डायगोनल कट नहीं कर पाएंगे। डायगोनल कैसे कट करोगे? आप यहाँ से कट करोगे डायगोनली, बट वो तो कहीं नहीं, मिथाइल तो आगे है, तो वो
वो आ नहीं पाएगा, तो मिथाइल कट हो नहीं पाएगा। बात करो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 3 नंबर 3 में अब ये दोनों मिथाइल बिलो द प्लेन है, ये दोनों मिथाइल अबाउट द प्लेन, ये दोनों मिथाइल बिलो द प्लेन। तो क्या अब मैं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? जॉनसन प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री में कर सकते हैं, बट जॉनसन प्लेन में समझ में आता है कि मेरा आंसर आ जाएगा, तो अपने रिएक्टिव और ये अपने रिएक्टिव। नेक्स्ट वन। अब इस बार क्या हुआ, इस बार ये दो अबाउट द प्लेन, ये दो बिलो द प्लेन, तो क्या करें इस बार? परपेंडिकुलर करें, अबाउट द प्लेन बिलो द प्लेन परपेंडिकुलर करें। इनएक्टिव क्या लगेगा अपने एक्टिव साइड? लास्ट वन ये दो अबाउट द प्लेन था, ये दो बिलो द प्लेन था। कोई भी तरीके से क्या हम लोग कट कर सकते हैं, डायगोनल कट कर सकते हैं कि डायगोनल वो यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं, वो तो आगे प्रेजेंट, वो तो आगे प्रेजेंट है। दैट्स व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो राइट में बताया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव सब कुछ। तो इनएक्टिव इज 3, एक्टिव इज 2 और 5 4 नंबर्स तो की ऑप्टिकली इनएक्टिव है 3, ऑप्टिकली एक्टिव है 2, it is 4. Perfect C isomers 7. Perfect enantiomer pair. Enantiomer pair answer is 2. Perfect optical isomers answer 7. Optical isomers and steel isomers both are same. Well, at least one optical active is present. Is that clear? इस तरह से स्क्वायर पैरेलल कॉम्प्लेक्स में यदि लिगेंड के अंदर कायल सेंटर प्रेजेंट हो तो आंसर दे पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर ढूंढकर आपको आंसर मिलेगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो सारे कॉम्बिनेशन यूज करना आपको आंसर मिलेगा। आगे बात क्लियर है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एनालिसिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट आपको चीज आती है तो हम लोग रिकैप फॉर्म में कुछ करेंगे। बट कि यदि ऑप्टिकल एक्टिव एटलीस्ट एक प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफाइंड होगा, अदरवाइज ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफाइंड नहीं होगा। If optical active is not equal to 0, then steel isomers is equal to optical isomers. Is that clear? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये सब हो गया। अब आते हैं CFT एज वेल एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको चीजें ऑलमोस्ट पता है, तो हम लोग थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू करें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उससे पहले मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करके और 5 थ्योरीज आई थी, प्रपोज हुई थी। जो पहली थ्योरी का नाम था वर्नर थ्योरी, तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। प्राइमरी बैलेंस से सेकंड बैलेंस से। नेक्स्ट जो थ्योरी है मतलब सिल्विक थ्योरी और इक्विलिब्रियम थ्योरी, इसकी करस्पॉन्डिंग थ्योरी है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दी 18 36 54 86 है, तो वो पर्टिकुलर कार्बन कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। अब जाते हैं थर्ड थ्योरी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। फोर्थ है था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे। फिफ्थ है था लिगेंड फील्ड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। और नंबर 6 का वन का आर्ट थ्योरी जो सबसे बेस्ट थ्योरी है आज तक की, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते आगे। तो हमें क्या क्या पढ़ने में रहता है? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी। प्रैक्टिकली लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन एनसीईआरटी एज वेल एज जो हम लोग पढ़ाते हैं वो सीएफटी और एलएफटी दोनों का वर्ड से हम पढ़ाते हैं। बिना नाम बोले हम लोग एलएफटी को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। रही बात बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअली मैं यूज नहीं करता हूँ। आप बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ना यूज करते हुए आप अपना सीएफटी और एलएफटी का यूज करते हुए आप सारे आंसर्स निकाल पाएंगे। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ड्यूरिंग सीएफटी प्लस एलएफटी से करेंगे। आगे बढ़े। ओके, अगर आपको सीएफटी पूरा आता होगा तो सीधा हम लोग शुरू करते हैं। सीएफटी में हम लोग 3 टाइप की ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायरहेड्रल। पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से बनता है तो हमारा कुछ असम्पशंस है इन सीएफटी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पहला असम्पशन क्या होता है कि लिगेंड्स एज वेल सेंटर बोथ आर पॉइंट चार्जेस।
Number 2, there is purely ionic interaction between the central and the ligand. Ionic interaction, not coordinate bond. ठीक है? ऐसा कोई डाउट? अब हम फर्नेस यूनिट को ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे दो assumption और आएंगे. दो assumption और आएंगे. पहले coordination 6. पहला assumption क्या है कि ligands जो आने वाले हैं या जो 6 कोऑर्डिनेट पॉइंट बनने वाले हैं वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बनेंगे और बिटवीन द एक्सिस बनेंगे. तो इसका फर्स्ट था कि ligands are approaches along the axis, along the x, along the y and along the z axis. तो मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल था और मेटल के पास धीरे धीरे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, लिगेंड अप्रोच करना शुरू कर दिए, इस तरफ आ रहे हैं. तो कुछ देर बाद फाइनली लिगेंड आ गए along the axis, along the x, along the y, along the z axis. तो लिगेंड्स आ गए. ये ऑक्टेडल यूनिटी बन जाती है. तो हुआ क्या कि यहाँ पर सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में पे प्योरली आयनिक इंटरेक्शन हुआ. यहाँ पर सेंट्रल एटम का जो न्यूक्लियस है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो एक्सिस लिगेंड इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ. ये चीजें पास हो रही है. साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक और फोर्स एक्टिवेटेड और वो फोर्स का नाम क्या है? वो फोर्स का नाम है रिपल्सिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है लिगेंड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज एज वेल एज सेंट्रल एटम के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, उसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, उनके बीच में रिपल्शन होगा. दो फोर्स यहाँ पे एक्टिवेट है, अट्रैक्शन फोर्स विथ न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल एटम and ligand, repulsive force between electron cloud of central atom as well as electron cloud of ligand. But मेरा क्वेश्चन ये बहुत सिंपल सा है कि दी ligand अप्रोच किया एंड एज वेल एज बॉन्ड बना लिए, तो कौन सा फोर्स डोमिनेंट था जो ये करवाया? तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट था जो ये कम हुआ, तो फाइनली एनर्जी रिलीज हुई. ये बात हम जानते हैं. बट यहाँ पर जो हम सेफ्टी में पढ़ते हैं वो सेफ्टी में अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं रिपल्सिव फोर्स के बारे में. हम लोग यहाँ पढ़ेंगे रिपल्शन के बारे में. ठीक है, आगे. तो पॉइंट है इनिशियली जब सेंट्रल एटम था उसके पास में कुछ डी के ऑर्बिटल्स थे. हम जानते हैं डी के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, dxy, dyz, dzx, dxy, dz². दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. अब धीरे धीरे यहाँ पे कुछ फील्ड क्रिएट होने वाली है ड्यू टू लिगेंड्स. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट होने वाली है. बाहर से कुछ चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर फील्ड क्रिएट करने वाला है. तो यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करना वो डिस्कशन करना रिगार्डिंग रिपल्शन. जैसे लिगेंड्स अप्रोच कर रहे थे तो अब लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम, क्योंकि इसमें रिपल्शन शुरू हो रहा था. जब रिपल्शन शुरू होता है तो और एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो जाती है. तो धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुई और जैसे एनर्जी इंक्रीज हुई तो अब सिस्टम धीरे धीरे अब इन डी की एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुई. फाइनली जब लिगेंड ने बॉन्ड बना लिए तब हमें पता चला कि आखिर लिगेंड्स हर चारों तरफ से अप्रोच नहीं कर रहे थे, हर डायरेक्शन से अप्रोच नहीं कर रहे थे. वो अप्रोच करते कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस, वो डायरेक्शन थे अलॉन्ग द एक्सिस, वो अप्रोच करना शुरू कर रहे थे. तो अलॉन्ग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज़्यादा फील होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स. और अलॉन्ग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं? dxy and dz². दैट्स वाई यहाँ पे क्या हुआ कि अब उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई और बाकी दो की एनर्जी, बाकी 3 की एनर्जी डिक्रीज हो गई. तो dy² एंड dz² इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई और बाकी 3 की एनर्जी कम हो गई. dxy, dyz एंड dzx. ठीक है, तो इन सब के पीछे लॉजिक क्या था? लॉजिक था रिपल्शन बिटवीन द लिगेंड या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ लिगेंड एज वेल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सेंट्रल एटम. अब आगे चलिए, मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, आगे बढ़ता हूँ. तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स थे अब
वो डीजेनरेट नहीं हुए, अब उन्होंने अपने डीजेनरेसी लॉस कर दिए। ये कौन से ऑर्बिटल्स थे? एक्सियल ऑर्बिटल्स। एक्सियल ऑर्बिटल्स बोले तो कौन से? डी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल थे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, जो कि अलॉन्ग द एक्सिस इनके लॉब्स नहीं होते। और यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिस कारण से उनकी डीजेनरेसी लॉस्ट हो गई, तो वो एनर्जी गैप कितना था? वो एनर्जी गैप था डेल्टा ओ। व्हाट इज डेल्टा ओ? व्हाट इज डेल्टा? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ये कॉम्बो एज वेल एज ये कॉम्बो। इस कॉम्बो को हम कुछ नाम देते हैं, इस कॉम्बो का तीनों को हम नाम देते हैं T2C, और हम नाम देते हैं EG। तो व्हाट इज डेल्टा? इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द EG एज वेल एज इन एंड T2C। व्हाट इज O मीन्स? इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस। ये डेल्टा नॉट नहीं है, डेल्टा O है। क्लियर? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपको ये सब बातें आती है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा और स्पीड ले लेता हूँ। आपको फिर ये भी आता होगा कि यहाँ पे ये एनर्जी कैप कितना, ये एनर्जी कैप कितना, ये वाला कितना 0.4 डेल्टा और ये वाला नीचे कितना 0.6 डेल्टा हो। आप ये सब जानते हैं। और ये नीचे है तो मैं इसको माइनस लिख देता हूँ। क्या मैं सही लिख रहा हूँ, क्या गलत लिख रहा हूँ? ये गलत है, ये गलत है। बाय एनर्जी कंजर्वेशन मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 0.6 डेल्टा होता है, जबकि नीचे कितना था? -0.4 डेल्टा हो। बाय एनर्जी कंजर्वेशन अराउंड बेरी सेंटर, अराउंड बेरी सेंटर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर नेक्स्ट वन, इधर से सब जानते हैं तो मैं सीधा आता हूँ LFT पे। प्रैक्टिकली यहाँ पर CFT ख़त्म हुआ, CFT फॉर ऑक्टेडल कंप्लीट हुआ। CFT क्या बताता है? ओनली स्प्लिटिंग बताता है। उसके आगे इसके थ्रू हम लोग हाइब्रिडेशन निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, वो CFT कभी नहीं बताता। वो बताएगा LFT, लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। यूज़ होता हमारे सिलेबस में, बट वो लिखा हुआ नहीं होता। तो आप भी LFT नाम यूज़ ना करते हुए आप कंटिन्यू करते रहेंगे, बिना कुछ बोले, किसी को कुछ बोलना नहीं, बस कंटिन्यू करते रहना। आगे बढ़ते हैं, कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। आपको फिर शायद ये भी नॉलेज होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की आपको नॉलेज होगी पूरी। जानते हैं आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड क्या क्या होते हैं? एनी आइडिया? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं? जो इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर कर सकते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं? जो डिफिकल्टी उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करनी होती है। ठीक है, अब कौन डिफिकल्टी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करेगा? जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है? हाई होगी, हाई होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं करेगा, वो तो लेना चाहेगा। एंड कौन इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले देना चाहेगा? जिनका EN कम होगा। और इनका EN कम किसका होता है? अमंग कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। किसका EN कम होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आंसर कार्बन का। कार्बन का EN कम होता है, तो कार्बन पहले इलेक्ट्रॉन देगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कौन देगा? नाइट्रोजन, फिर इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन, फिर इलेक्ट्रॉन कौन देगा? फ्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले देगा वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो इलेक्ट्रॉन बाद में देगा वो क्या कहलाएगा? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। इज दैट क्लियर? तो हम इन जनरल बोल सकते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाइल ऑक्सीजन और रेस्ट ऑल डोनर लिगेंड्स आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड। क्या ये बात बोल सकते हैं हम लोग? एक और बात पे डिपेंड करता है। एक और बात क्या होती है? टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी में आ जाते हैं। ये इंटरचेंज हो जाते हैं कभी कभी। कुछ लिगेंड्स बाउंड्री लाइन पे होते हैं, तो वो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कभी वीक कभी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाते हैं वो। ठीक है, तो एक लम सम आपको इन्फॉर्मेशन है कि कार्बन, नाइट्रोजन आएगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन एंड रेस्ट ऑल आएगा तो वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएगा। आगे बातें क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो अब जो हमारा पॉइंट था कि अंडर वीक फील्ड लिगेंड, अंडर वीक फील्ड लिगेंड, अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन था? जो इजीली इलेक्ट्रॉन पे शेयर कर पाए। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर पाएगा उतना ही ज़्यादा रिपल्शन फील होगा किसको? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। जितना ज़्यादा रिपल्शन फील होगा उतना उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा। तो अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा होगी।
क्या मैं बोल सकता हूँ कि हमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? मैं स्टोरी में भी ऑक्टेटल की बात कर रहा हूँ। अंडर वीक फील्ड लिगेंड जब मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और जिनका साइज बहुत बड़ा होगा, जो बल्कि होंगे, जिनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर नहीं कर पाएंगे ईजिली, तो रिपल्शन भी सेंट्रल एटम से कम हो पाएगा, तो एनर्जी भी कम बढ़ेगी, रिपल्शन और स्प्लिटिंग भी कम होगी। तो वो है भाई अंडर वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग थोड़ी कम होगी। इज दैट क्लियर? ये आप बात जानते हैं सब। अगला पॉइंट शुरू करते हैं। क्या आप इन सब में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करते हैं वो जानते हो? ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अंडर वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करते हैं? इन T2Z, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, और व्हाट इन फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर, और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मैं नंबरिंग कर दूँ क्या? नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7 8 9 10। अब क्या ये बोल रहे हैं? यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, व्हाट फोर्थ? क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एक फैक्टर होता है डेल्टा, एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है पेयरिंग एनर्जी, और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी एक्चुअली कम होती है, यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों गया? बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसलिए पेयर करने में प्रॉब्लम आएगी। उससे बेटर है कि आप इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके चल जाओ। ओके, व्हाट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, 6 7 8 9 10, ये सब आप जानते हैं? सब जानते हैं? यहाँ पे जो कंडीशंस लिखा है ना, मैं थोड़ा और मॉडिफाइड करना चाहता हूँ। जो कंडीशंस लिखी है और स्पेसिफिक होना चाहता हूँ मैं। स्पेसिफिक ये है कि ये जो आप स्प्लिटिंग देख पा रहे हैं, ये स्प्लिटिंग कब होगा? जब 3D मेटल आयन के साथ में वीक लिगेंड प्रेजेंट होगा, तभी पॉसिबल है। और ये स्प्लिटिंग कब होगा? जब 3D मेटल आयन के साथ में आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर 4D और 5D के साथ कोई भी लिगेंड हो, तो ये साथ स्प्लिटिंग हो जाएगा। आप ये बात जानते हो? ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस पे जाएंगे। और बहुत सिंपल है बात मेरे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं इन अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? 3D विद स्ट्रॉन्ग, 4D विद एनी, 5D विद एनी। याद रखना, जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें तो सबसे पहला आप अटैक कहाँ करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6, पता चला कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आप ऑक्टेटल बोल रहे हो, DD sp3 बोल रहे हो, sp3 DD बोल रहे हो, जो गलत है। नंबर 2, कोऑर्डिनेशन के बाद फिर आपको नेक्स्ट क्या चेक करने का? फिर आपको चेक करना है कि सेंट्रल एटम कहाँ से बिलोंग करता है, 3D 4D 5D। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू 4D एंड 5D, देन आपको सिर्फ ये सोचने का लिगेंड देखना ही नहीं है। यदि सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, फिर आपको सोचना है क्या लिगेंड कौन सा है, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। आई बातें क्लियर है? लिगेंड को लिस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ऑलवेज लिस्ट प्रायोरिटी। सबसे लास्ट में हम लोग लिगेंड का नेचर के बारे में कमेंट करेंगे कि लिगेंड का नेचर क्या है। इनिशियली में सेंट्रल एटम की नॉलेज होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। आई बातें क्लियर है? ओके, वन मोर पॉइंट, कुछ हैबिटेशन के बारे में बात करते हैं। इसका हैबिटेशन क्या होगा? ठीक है, सो मान लीजिए मैं डी में 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ अंडर वीक फील्ड लिगेंड, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करूँगा? इन T2Z। क्या इजी खाली है? खाली है। तो अब यहाँ पर हैबिटेशन क्या आने वाला है? तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि यदि मान लीजिए 3D है तो यहाँ पे कौन होगा? 4s 4p 4D। यदि ये 4D है तो ये 5s 5p 5D एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है कि हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टेटल बनाना है, तो मेरे को 6 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे 6 लॉन पेयर आ सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू CFT लॉन पे तो आते ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू CFT वो तो आयनिक इंटरैक्शन है, तो वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है? वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है? अकॉर्डिंग टू CFT। इसलिए यहाँ पे CFT खत्म और यहाँ से LFT शुरू। अब LFT शुरू हो गई है, बिना बोले हमने LFT शुरू कर दी है। ठीक है, बट बुक में नहीं है, कोई भी बुक में कि LFT से हमने ये काम किया। इस लेवल पर आप कॉलेज लेवल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना चाहोगे, PhD करना चाहोगे, आपको मिलेगा। कोई है जो करना चाहता है PhD इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? नहीं, गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। नहीं, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, मिलेगा, आपको मिलेगा।
ओके, सो पॉइंट है हमें यहाँ पे 6 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, जिससे मैंने यहाँ पे देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन मैंने नीचे फिलअप किया, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स मैं कौन सा यूज़ कर पाऊँगा? तो मैं वो यूज़ करूँगा जिनकी एनर्जी कम हो, एटलीस्ट उनकी एनर्जी कंपेरेबल हो। कम क्यों हो? सिस्टम स्टेबल होगा, कम एनर्जी सिस्टम खुश रहेगा। एनर्जी कंपेरेबल क्यों? बिकॉज हाइब्रिडेशन का डेफिनेशन ये है। व्हाट इज हाइब्रिडेशन? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग कंपेरेबल एनर्जी। एनर्जी कंपेरेबल करो तभी आप पार्टिसिपेट करवा पाओगे। तो राइट नाउ इन सब विधि वैकेंट है, तो मैं 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स कौन से विजिबल है? ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल मेरे को विजिबल है जिनकी एनर्जी कम भी है एज वेल एज कंपेरेबल भी है। तो आंसर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट D2 sp3। एटलीस्ट यदि मैंने ये रेड कलर का यूज़ कर लिया एक ऑर्बिटल, तो वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ओके। वही मान लीजिए मैं D में 3 इलेक्ट्रॉन वहाँ भरता हूँ, तो आंसर क्या होता? सेम सेम अगेन D2 sp3 होता, D2 sp3 होता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, मान लीजिए मैं D में 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करता हूँ, तो आंसर क्या होता? इन वीक फिलिगेंट, अंडर वीक फिलिगेंट। तो 5 इलेक्ट्रॉन में कैसे फिलअप करता हूँ? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन T2G एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन EG। क्या EG का ऑर्बिटल्स अब प्योरली वैकेंट है? प्योरली वैकेंट नहीं है, तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब आंसर क्या है मेरा? अब आंसर है sp3d2। और sp3d2 क्या है? अब मैंने रेड वाला ऑर्बिटल यूज़ नहीं किया, एक भी n-1 शेल का ऑर्बिटल मैंने यूज़ नहीं किया। दैट्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट अंडर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट, तो अंडर 4d5d, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में कहाँ फिलअप करूँगा? इन T2G 1 2 3 4 5। अभी भी यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल वैकेंट है, इजी वाला ऑर्बिटल वैकेंट है। आंसर अगेन स्टिल D2 sp3। यहाँ से चीज़ें चेंज हो रही है, यहाँ से स्पिन डिफाइंड होंगी, लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे यदि D5 इलेक्ट्रॉन में फिलअप करूँगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करता हूँ, अनपेड कितने हैं? 1। तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, तो स्पिन भी चेंज हो जाएगी। आप जानते हैं कि जो भी चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के अराउंड यदि रोटेट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। कौन ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा इनमें से? 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो तो ये तो कुछ कैंसिल आउट, सो ये तो कुछ कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक अप स्पिन तो एक डाउन स्पिन, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कैंसिल आउट करेंगी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हो गई ओनली एक इलेक्ट्रॉन के कारण, बट यहाँ पे कितने 5 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहाँ से हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइंड है। बाय द वे इन जनरल हाई स्पिन किसके लिए डिफाइंड है? अंडर वीक फिलिगेंट और स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट, इसके लिए हाई स्पिन डिफाइंड होगा, बट नॉट ऑलवेज। मान लीजिए कि D में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो स्पिन है और यहाँ पे जो स्पिन है, कि दोनों सेम है? देन नॉट डिफाइंड। इज दैट क्लियर? ओके, अब बात करो मैं D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अंडर वीक फिलिगेंट। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन? सो हम फिलअप कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट नहीं है। आंसर D2 sp3। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। बाकी सब पेड होने से अब उनका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट हो गया, 2 के कारण क्रिएट होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करूँगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इज दैट क्लियर? यदि ये पार्शली फिल्ड नहीं है, सो ये कंप्लीटली वैकेंट नहीं है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा इस बार? sp3d2। अब हाइब्रिडेशन sp3d2 आने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो किसके कारण होगी? विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी सेम है। तो व्हाट बट स्पिन? नॉट डिफाइंड। क्या मुझे बता सकते हो स्पिन कब डिफाइंड होगा? अंडर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टार्ट विद D0। क्या D0 में स्पिन डिफाइंड होगा? D1 D2 D3 D4 D4 में होगा D5 D6 D7 D8 D9 D10। तो D4 to D7 ये डिफाइंड होगा, हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइंड होगा अंडर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? हाई स्पिन। ये वाला पार्ट क्या होगा? लो स्पिन। आगे बातें क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करें।
ये जो भी हाइब्रिडेशन मैंने बोला इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ CFT LFT। हाइब्रिडेशन CFT कभी बता नहीं पाएगा कि मेरे को प्योरली 6 पैकेट ऑर्बिटल क्यों चाहिए। वो तो बोलेगा भाई प्योरली आयनिक इंटरेक्शन है, अट्रैक्शन करो खत्म, लॉन पे क्यों रखने जा रहे हो, क्यों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने जा रहे हो। समझ रहे हो, CFT का जो फर्स्ट वो अजम्पशन है वही मैं ऑब्वी नहीं कर रहा हूँ। दैट्स वाई वहाँ पे CFT फेल हो गया था, फिर LFT आया था। आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन करने से पहले आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग 4D 5D मेटल्स के बारे में। तो लाइक जिंक के नीचे कौन कौन मिलता है ग्रुप में, कैडमियम, और कौन मिलता है मरकरी। यदि ये +2 में, ये सब कुछ +2 में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, डी में इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, D10, आइदर 3D 4D 5D, मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे बात करो कॉपर के नीचे कौन आता है, सिल्वर गोल्ड। यदि मैं इन सबको हमें +1 गोल्ड, यदि मैं इन सबको हमें +1 लूँ तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, D10। मैं बात करूँ गोल्ड +3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, D8। 2 इलेक्ट्रॉन और निकाल दो, D8। ओके, यदि बात करूँ मैं निकल पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये सब यदि +2 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, D8। और बट प्लेटिनम +4, D6। इज दैट क्लियर। ओके, और बट कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम, यदि ये सब +3 में, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचेगा, तो कोबाल्ट +2 का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, D7। आगे बातें क्लियर है। अब मैं कुछ क्वेश्चन शुरू करता हूँ। क्वेश्चन ये, प्लेटिनम En(Cl2) सुन लो स्टेप कॉम्प्लेक्स के अंदर बात चल रही है। कॉपर +1 आयन पानी में स्टेबल नहीं है, मैं पानी में रख भी कर रहा हूँ, मैं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर रख रहा हूँ और कॉम्प्लेक्स के अंदर वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, एक लिगेंड से नहीं बनेगा, कोऑर्डिनेशन में 2 चाहिए ना। ये अभी मैं सिर्फ सेंट्रोटम की इन्फॉर्मेशन दी है, लिगेंड तो अब लेकर आऊँगा। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्या है, स्पिन क्या है। अच्छा, वन मोर पॉइंट, वेट। एक पॉइंट क्या है मेरा जो कहना चाहता हूँ मैं, हाई स्पिन लो स्पिन कैसे डिफाइंड है। ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, हाई स्पिन लो स्पिन आपको पता है कि D4 से D7 डिफाइंड होगा। यदि आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है, आप इसको ऐसे भर के देखो, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है, आप ऐसे भर के देखो, आपको पता चल जाएगा। यदि आपने 45 में कुछ भी भरा हो, आपको उसको उठा के इसमें भरने का है, ऐसे कॉम्बिनेशन में ऐसा भरा तो आपको ऐसा भरने का है। अनप्रिंट इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं तो हाई स्पिन लो स्पिन डिफाइंड होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्टार्ट विथ व्हाट इज हाइब्रिडेशन। तो स्टार्टिंग विथ प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बचा, D6। ठीक है, ओके, अब स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी कम होगी, क्यों, क्योंकि ये 45 से बिलोंग करता है, लिगेंड नहीं 45 से बिलोंग करता है, दैट्स वाई। स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करूँगा, तो इन T2G मैं फिलअप करूँगा। क्या इजी खाली है, तो हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ अनप्लेटॉन कितने हैं, अनप्लेटॉन 0 है। लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन, क्यों, बिकॉज मैं दूसरे तरह एंड में बढ़ता हूँ तो मेरे को अनप्लेटॉन कितने विजिबल होते हैं, 4, तो इट इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, वन मोर थिंग, in-orbital outer orbital complex, inner orbital complex, is that clear? Next question put up करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RHF6 3-। तो रोडियम कहाँ से बिलोंग करता है, मैं आपको जिस स्टार्ट में बताया, तो सोचिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पर होना चाहिए। कंप्लीट, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए, सारे आंसर चाहिए। हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, नंबर ऑफ अनप्लेटॉन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एवरीथिंग।
परफेक्ट आंसर आया। ओके हाइब्रिडेशन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन क्या रिमेनिंग है 3D नॉट 3D6 आंसर D6 आंसर D6 और बट क्या 3D 45D आंसर 4D ये बात कन्फर्म है। और बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो मेरे को ऑक्टेटल दिमाग में आ रहा है T2G EG दिमाग में आना शुरू हो गया। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 ये 4D है समझ में आ गया कि मेरे को अब इस तरफ बनना है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले किसी फील करने का। तो अगेन 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेगा अभी हमने किया था राइट ना थोड़ी देर पहले। तो आंसर D2sp3 बिल्कुल सेम आंसर्स D2sp3 अनपेट्रॉन 0 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्लियर। ओके वन मोर क्वेश्चन one more question final answer perfect सारे आंसर चाहिए आउटर ऑर्बिटल लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड पैरामैग्नेटिक परफेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या है sp3d2 दूसरा आंसर क्या ऑक्टाहेड्रल अनप्लेटोन कितने 2 एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड नॉट डिफाइंड स्पिन इज नॉट डिफाइंड इज दैट क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम An का होल थ्राइस H2 का होल ट्वाइस 3 पॉजिटिव क्रोमियम 3 एनप्लेटॉन लो स्पिन हाई स्पिन नॉट डिफाइंड तो आंसर D2sp3 परफेक्ट आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अनप्लेटॉन 3 पैरामैग्नेटिक magnetic moment is √15 Bohr magneton 3.87 Bohr magneton correct और इसके बाद spin is not defined is that clear। okay यदि आपको ऐसा बात है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। यस बोलिए। सो WFL SFL अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों अवेलेबल है ठीक है। पहले बात तो यहाँ पे D में इलेक्ट्रॉन 3 थे और 3 इलेक्ट्रॉन यदि आप फिलअप करोगे आपको पता चलेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन मुझे कहाँ फिलअप करना है नीचे चाहे स्ट्रॉन्ग पे चाहे वीक कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये कॉमन सेंस है। बट यदि दोनों आ जाए स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड विथ 3D 4D को तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस समय किसका अमाउंट ज़्यादा है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 2 वीक फील्ड तो ओवरऑल क्या हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड ठीक है। मैं एक को बता रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल Na2 Fe Cn का होल 5 NO क्या आप इसका नाम जानते हैं क्या है इसका नाम सोडियम नाइट्रोक्साइड NO प्लस एक वीक लिगेंड है NO प्लस एक वीक लिगेंड है क्यों बिकॉज ये पॉजिटिव लिगेंड है खुद के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे देगा वो तो ये वीक लिगेंड है। बट ओवरऑल मैं इसको वीक मानूँ स्ट्रॉन्ग मानूँ ओवरऑल पूरा स्ट्रॉन्ग क्यों साइलेंट 5 टाइम्स है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह मैं बिहेव करना शुरू कर दूँगा वो साइलेंट 5 टाइम्स ये 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 वीक फील्ड लिगेंड है तो ओवरऑल मैं क्या मानूंगा उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और मैं शुरू कर दूँगा प्रोसेस। वैसे बात करें मैं ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्या है Fe H2 का होल 5 NO प्लस एंड सल्फेट क्या मानूँ इसको स्ट्रॉन्ग माने वीक मानूँ वीक ऑक्सीजन डोनेटम है इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ गई है अभी वीक फील्ड लिगेंड हो गया अभी कितने हैं 5 है दैट्स व्हाई इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड और मैं शुरू कर दूंगा प्रोसेस जो भी होगा। ये मैं कब सोच रहा हूँ जब 3D है तब मेरे दिमाग में बातें शुरू होती है जब 45D तो मेरे को मतलब ही नहीं लिगेंड का नेचर क्या है। आगे बातें क्लियर है आगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना चाहेंगे आप +2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या बताएंगे
3d6, तो उसको अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिखनी थी, मुझे भरना है, तो ऐसे इस लेटर मुझे नीचे भरना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 के ऊपर का ऑर्बिटल्स खाली है, आंसर d2sp3। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे Fe का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन स्टेट +1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d7। अब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड कहाँ से कैसे करूँ? वीक फील्ड तो मैं लेटर यहाँ फिलअप करूँगा 1 2 3 4 5 6 7। क्या इजी कंप्लीटली वैकेंट है? नहीं है, आंसर d2sp3। सही आंसर sp3d2। मेरे को बाहर के ऑर्बिटल यूज करने पड़ेंगे, sp3d2। नंबर ऑफ अनपेड कितने हैं? 3। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड यदि कॉम्बो आ गया तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? 4d या 5d सेंट्रल एटम कहाँ से बिलोंग करेगा? यदि सेंट्रल एटम बिलोंग टू थर्ड 3d, देन हमें चेक करना होगा कि किसका अमाउंट ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ होता क्या है, आपको ये थोड़ा सा नॉलेज होगा ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, थोड़ा नॉलेज है कि ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। वो बनता है फ्रॉम फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन से। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्लस NaNO3 एंड H2SO4। आपको थोड़ा सा याद हो तो इससे बनता है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स। पहले ये मिलकर क्या देते हैं? NO। तो ये NO से रिएक्ट करना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जो Fe+2 है और जो NO है, यहाँ पे एक्चुअली चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम लिगेंड टू सेंट्रल एटम, और इस कॉन्सेप्ट में बनता है Fe+ एंड NO+, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर देखा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d6 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बनेगा? 3d7। तो स्टोरी थोड़ी अलग थी, कुछ अलग था। होता क्या था कि आयरन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s2 है, यदि आप इसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं Fe+ बनाते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन d6 NS1 बचता। बट मैं ऐसा गया नहीं, मैंने डायरेक्ट इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला। मैंने पहले इसको बनाया था Fe+2 और फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, और ये क्या बन गया था? ये बन गया था 3d7। दोनों बातें अलग अलग थी। आप मुझे ये बोल रहे हो, आपने मेरे से ये कहा था, बट ये तो हुआ ही नहीं था, हुआ ये था। आगे बातें क्लियर है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में ही वो नीचे आ सकता है, जबकि वो वीक फील्ड लिगेंड था, वो जबकि वीक फील्ड लिगेंड था। ठीक है, बता रहा हूँ मैं, वो बताने जा रहा था कि इनऑर्गेनिक एक चीज़ भी अधूरी है, तो लास्ट में वो तड़का लगाना पड़ता है। चल हम लगाते हैं, क्या हम आगे बढ़े? NO का देगा, नहीं देगा तो कोई सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन स्टेट दे देगा, वहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। या फिर वो देगा मैग्नेटिक मोमेंट, या तो NO पे चार्ज देगा, या सेंट्रल एटम पे चार्ज देगा, या फिर मैग्नेटिक मोमेंट देगा। इन तीन में से कोई भी एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, आपको जहाँ तक मेरे को लगता है वो सब कुछ चीज़ें आती है, तो टाइम आ चुका है ओनली एक्सेप्शंस दिमाग में फिट करने का। तो आप लोगों की पब्लिक डिमांड पर एक्सेप्शन शुरू करते हैं, बिकॉज आपको लग रहा है कि मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि वो सबको आप समझाया जा रहे हो। एक्सेप्शन वर्ड तो बोलो, तो अब लो एक्सेप्शन लो। चलो इसको मैं समझा दूंगा बस। पहला एक्सेप्शन है इन अंडर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि एटम नंबर 24, 25, 26 and 27 with 6 ammonia in +2 oxygen state are exceptions. एक्सेप्शन मतलब जो है ना उसको उल्टा कर दो। अब मुझे आपको क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, उसको वीक फील्ड की तरफ ट्रीट करना 5 आ जाएगा। सारे आंसर आपको वैसे आएंगे। मैंने कोई भी एक आंसर
किसी का मैं एक का मैं आंसर दे सकता हूँ, बताओ कौन सा दूँ, कौन सा सॉल्व करूँ, कोई भी एक। ओके 25 आपका फेवरेट। ओके सो 25 और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 25 मतलब मैंगनीज, यहाँ पे अमोनिया, अमोनिया कितने हैं 6 और ऑक्सीडाइज्ड स्टेट क्या है +2, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 5, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मैं कैसे फिलअप करूँगा, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करूँगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, वीक फील्ड, ये तो बोला था मैंने आपको 1 2 3 4 5। और बट हाइब्रिडेशन D2sp3, और बहुत नंबर ऑफ अनप्लेट्रॉन 5। ये आपको लगा, ऐसा आपको लगेगा D2sp3, बट आंसर क्या है sp3d2। आपको लगेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है बट है नहीं, बट वो क्या वो वीक फील्ड है, उसको जैसे फील करने का वो बता रहा था आपको। अनप्लेट्रॉन कितना आएगा 5 आएगा। और बट पैरामैग्नेटिक बाकी सब कहानी आपको क्लियर है। लो स्पिन हाई स्पिन सोच समझ के बोलना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा क्यों, पूरा खेल किसका था, स्प्लिटिंग का। स्प्लिटिंग डिसाइड करेगा कि पेयरिंग एनर्जी डोमिनेट करेगी या नहीं करेगी। यहाँ पे इसलिए स्प्लिटिंग प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। वो स्प्लिटिंग करने का एक और क्राइटेरिया होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट और जेड इफेक्टिव ऑफ सेंट्रल एटम। बिकॉज आखिर लिगेंड को अट्रैक्ट कर कौन रहा है, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस। वो पावरफुल है ये नहीं है, वो जैसे वो पावरफुल नहीं है, वो +2 में कम चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड नहीं, लिगेंड्स को टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। इस कारण से स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं हो पाई। तो इन सब का जो रीज़न था, इन सब का रीज़न सिर्फ एक था कि यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं हो पाई, तो पेयरिंग करना डिफिकल्ट हो गया था। यहाँ पेयरिंग करना डिफिकल्ट हो गया था, ऊपर निकल गए थे हम लोग। आप इसको एक्सेप्शन बोलो ना बोलो, इट डिपेंड्स ऑन यू, मेरे पास लॉजिक है, तो मैं इसको एक्सेप्शन नहीं बोलता, बट आप लोग को फेवरेट है आपको। जब तक ये ना हो तब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं होती। आगे बढ़े, एक और है दूसरा वाला, वह कोबाल्ट +3, ऑल कोबाल्ट +3 complexes are D2sp3 hybridized, एक्सेप्ट, आपको एक्सेप्ट चाहिए ना, एक्सेप्ट दो कॉम्प्लेक्स है COF6 3- एंड COF3H2 इनका हाइब्रिडेशन क्या बाय द वे sp3d2। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा था हमने, एज ए वीक लिगेंड भरा हुआ, इसलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से कैटेगरी में आएंगे। ऊपर वाले जो भी है सब कौन से कैटेगरी में आएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आएंगे। अब मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, देखिए ध्यान से, कोबाल्ट OX का होल थ्राइस 3-, इसका हाइब्रिडेशन क्या है, आंसर D2sp3, D2sp3। इज दैट क्लियर? ओके, हाई स्पिन लो स्पिन, लो स्पिन, तो आंसर D2sp3 लो स्पिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ, कोबाल्ट H2 का होल 6 3+, आंसर क्या है D2sp3। कोबाल्ट अमोनिया का होल 6 2+, आंसर क्या है sp3d2। किसी को डाउट, किसी को डाउट, क्यों नहीं डाउट, +2 में, +2 में तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। अभी मैंने क्या पढ़ा था, अभी 27 अमोनिया +2 क्या होंगे। तो आपको हमेशा ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखने से पहले आप बोल रहे D2sp3, लिखने से पहले देख लो लिखा क्या रहा हूँ मैं। इज दैट क्लियर? तो कभी भी ऐसा मत करना कि गो विथ फ्लो, मतलब बहाने में बह जाओ, बहने का नहीं है, दिखने का, ढंग से सुनने का, देखने का, समझने का, फिर आंसर देना। आई बात है क्लियर? ओके, सो ऑक्टेडाइल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है, ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रह जाता है एक छोटा सा पॉइंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? मैं एक्सेप्शन नहीं है, ओके, उसका क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया फॉलो होना। देख, कोबाल्ट Na2 का होल 6 4-, बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट +2, बट इलेक्ट्रॉनिक
configuration, remaining electronic configuration is 37. Oh, but strong field weak field ligand, which is donor atom, nitrogen or oxygen? Oxygen is donor atom or nitrogen? Nitrogen. आपको कैसे डिसाइड करोगे आप नाइट्रोजन का ऑक्सीजन होगा? लिगेंड का फर्स्ट डोनर एटम जो होगा वो डोनर एटम होगा यदि उसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है तो। यदि नहीं है तो मजबूरी में आप सेकंड एटम पे जाएंगे, मजबूरी में। राइट नाउ इन NO2 माइनस फर्स्ट एटम के पास में लॉन पेयर अवेलेबल है तो नाइट्रोजन डोनर एटम होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड? स्ट्रॉन्ग फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? 7। तो बोल सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो राइट में उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? तो व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स? आंसर आइदर DsP3D जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 3D एंड 4D की एनर्जी कंपेरेबल नहीं होती। नेक्स्ट सेकेंड आंसर इज sp3d2। ये पॉसिबल हो सकता है, हमने आज तक भी किया था, हमने ऐसा आज तक किया था। लेकिन यदि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता तो आंसर क्या होता? DsP3 जो कि बेटर ऑप्शन होता। इसकी एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू sp3d2। ये ज़्यादा स्टेबल होने वाला था एज कम्पेयर टू sp3d2। यानी कुछ एनर्जी सेव होती है हमारे पास में यदि ये D2sp3 बना लेगा। हाँ ये ना, इस कारण से क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जो था उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब जंप करेगा सीधा यहाँ पे इन 4D। ये यहाँ पे 4s4p में क्यों नहीं जंप किया? बिकॉज ये तो मेरे को वैकेंट चाहिए, बिकॉज ये तो मेरे को चाहिए था, ये तो मेरे को ये सब चाहिए ना, खाली चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करेगा? यहाँ पे जंप करेगा तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो मैंने यहाँ पे जो एनर्जी हमने सेव किया था वहाँ से बचेगी, वहाँ से मिलेगी। तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, उसकी कंडीशंस क्या है? क्या जब मन में तब हम लोग ये काम कर देंगे? नहीं। पहला पॉइंट, central atom must be surrounded by all strong field ligand if central atom belongs to third period. Number 2, only one electron can be transferred. 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का इतना ट्रांसफर एक्साइट कराने का एनर्जी नहीं मेरे पास में। नंबर 3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मस्ट बी फॉर्म। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मस्ट बी फॉर्म। फिर यहाँ पे एक डायलॉग आया था क्या कि विदाउट IUC नथिंग इज पॉसिबल। यहाँ से डायलॉग आता है IUC होगा तो ही काम होगा और IUC नहीं है तो काम नहीं होगा। इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनना ही चाहिए, तो विदाउट IUC नथिंग इज पॉसिबल, ऐसे डायलॉग आया था। फिर इज दैट क्लियर? ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते फिर आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, तो ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की 3 कंडीशन रिपीट करो। फर्स्ट कंडीशन, सेंट्रल एटम मस्ट बी सराउंडेड बाय ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। नंबर 2, ओनली वन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर। नंबर 3, inner orbital complex must be formed. Without IC, nothing is possible. 3 कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। एक और था, मैं ज़्यादा मेरे को याद आ रहा अभी, अचानक से याद आ गया, क्रोमियम CO का होल 6। What about oxidation state of chromium? 0. The electronic configuration of chromium 35 4s1। यदि मैं यहाँ पे फिलअप करूँ इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से फिलअप कर सकता हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड? स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे। ओके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? D में 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो मुझे शायद इलेक्ट्रॉन T2 में बनना चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इन 4s1। यदि बात करूँ मैं हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए इसको? DsP3 के लिए S खाली होना और sp3d2 के लिए S खाली होना। मेरे को तो S खाली चाहिए। बेटर ऑप्शन कौन सा है? अब मुझे इसको खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना होगा, आइदर इसको एक्साइट करा गया, डी एक्साइट करा गया। विच इज बेटर ऑप्शन? डी एक्साइट। क्यों? सिस्टम की एनर्जी और कम हो रही है, सिस्टम खुश होगा। डी एक्साइट का ऑप्शन मेरे पास एक तो ये है, दूसरा ये। विच इज बेटर ऑप्शन? और नीचे, क्यों? एनर्जी और कम होगी तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, सॉरी डी एक्साइट होगा, और डी एक्साइट होगी कहाँ जाएगा? सीधा नीचे। और हाइब्रिडेशन क्या है?
इट इज sp3 अनप्लेट ऑन 0 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई बातें क्लियर है? मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल होता वेनेडियम सी का होल 6 माइनस, तो आपका आंसर क्या था? सेम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता? 3d3 4s2, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो कितना बन गया? 3d 4 बन गया। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो सकते हैं, हाँ या ना? क्यों? एनर्जी रिलीज हो रही है ना। बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पा रहे थे, एनर्जी देनी पड़ रही है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे दी हमने एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को नीचे लाए तो एनर्जी देनी नहीं पड़ी, एनर्जी रिलीज हो रही, तो आप कितने भी इलेक्ट्रॉन नीचे ला सकते हो अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अंडर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आगे बातें क्लियर है? ऑक्टेडल कंप्लीट हुआ, बात करते हैं टेट्राहेड्रल एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको इन सब की स्प्लिटिंग आती है, आती है, तो डायरेक्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, करें? ओके, सो जब कोऑर्डिनेशन में 4 होता है, व्हेन कोऑर्डिनेशन इज 4, तो उसमें ऑप्शंस क्या है? 3D विथ वीक फील्डिंग, एक ऑप्शन मेरे पास में आता है, एक होता है कौन सा? 3D विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फिर 45 के साथ कोई भी एनी लिगेंड। याद रखना कोऑर्डिनेशन में मैंने पहले देखा है, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं कोऑर्डिनेशन को पहले प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके। यदि ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या होगी वो मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फाइनल इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या है राइट में नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी, स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग होगी। ओके, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, किस से स्प्लिटिंग होती है, क्यों होती है, आप सब जानते हैं, हाँ या ना? तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ जाऊँ, मैं डायरेक्ट वहाँ पे आ जाऊँ सीधा। ओके, तो टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऐसे होती है कि अब जो लिगेंड्स है वो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, ना कि अलॉन्ग द एक्सिस। तो रिपल्शन ज़्यादा कौन फील करेंगे? जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स एंड एक्सियल ऑर्बिटल्स। अप्रोच कहाँ से कर रहे हैं लिगेंड्स? नॉन एक्सिस के अलॉन्ग। तो कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। वो कौन होते हैं? dxy डिवाइडेड dzx। तो अब इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, अब बाकी दो की एनर्जी कम हो जाएगी। ये नीचे वाले को हम क्या बोलते थे? इन दो के कॉम्बो को हम क्या बोलते थे? दो के कॉम्बो को T2G। ढंग से नहीं याद करो, पहले क्या था, यहाँ पर क्या था, दो वाले क्या थे? इजी। अच्छा, आपने ये बोला, आपने ये बोला, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही बोले थे, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये क्या होता? T2G या इजी, इजी। बट यहाँ पे इजी नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? ई। इसको हम क्या बोलते थे? T2G। बट यहाँ पे क्या बोलेंगे? T2, T2। ऐसा कुछ हम लोग टर्मिनोलॉजी हम लोग साइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करेंगे? सोच समझ के आंसर दीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करूँ? नीचे। सेकंड कहाँ भरूँ? नीचे। थर्ड कहाँ भरूँ? क्यों? कंडीशन लिखी हुई ऊपर। उसके बाद आप जानते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स का जानते हैं। यहाँ पे ऑर्बिटल्स कितने हैं? ये खाली वाला ऑर्बिटल खाली है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मुझे कितने ऑर्बिटल्स की रिक्वायरमेंट है? 4। मान लीजिए मेरे पास डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है? sp3। और sp3 क्या होता है? टेट्राहेड्रल। sp3 टेट्राहेड्रल, हाँ है ना? मान लो डी में इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है, तो हाइब्रिडेशन क्या है? D2। ये दोनों आ गए, तो अब ऊपर वाला क्या हो गया? D3s। तो उसमें हाइब्रिडेशन का D3s। और D3s भी क्या होता है? टेट्राहेड्रल। मान लो डी में इलेक्ट्रॉन 0 आ गया, तो मेरे को 4 ऑर्बिटल चाहिए। क्या बोलो? D4 बोल दूँ? D4
क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज एनर्जी कंपेरेबल नहीं है, हैबिटेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है। आपको भी आंसर क्या D3S। ये स्टोरी एक्चुअली यहाँ पर भी थी, जो आपको नहीं बता पाया पहले, अब सुन लीजिए। ये स्टोरी यहाँ पे भी थी, कहाँ पर थी? यहाँ पे। डी में इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे? मान लो डी में इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे, तो हैबिटेशन क्या है? डी में इलेक्ट्रॉन 0 है, डी में इलेक्ट्रॉन 0 यहाँ पे 0, तो वो सब खाली, ये खाली, सब वैकेंट है। बट आप इसको पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, यहाँ पर हैबिटेशन नहीं कर पाओगे इनका। क्या हैबिटेशन कर पाओगे? ये एनर्जी कंपेरेबल ही नहीं है। तो कुछ भी कर लो, जो नीचे है वो पार्टिसिपेट कभी नहीं कर पाएंगे इन हैबिटेशन। तो चाहे खाली हो, चाहे भरे हो, चाहे वैकेंट हो, चाहे पार्शियली फिल्ड हो, चाहे फुली फिल्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आंसर हमेशा ऊपर से निकालने का। एग्जाम्पल देता हूँ, स्कैंडियम 3+ यदि कॉम्प्लेक्स आ गया तो हैबिटेशन क्या? D2sp3। टाइटेनियम, वैनेडियम, कुछ भी आया तो आपके पास यहाँ से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बट इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हमारे कुछ अजम्पशंस होते हैं। अजम्पशन क्या है? लिगेंड्स अप्रोचेस अलोंग द x एंड y एक्सिस, बस ये फिक्स होते हैं। ठीक है, तो अलोंग द x एंड y एक्सिस होने का यहाँ पे जो स्प्लिटिंग आती है, आपने मुझे बोला आपको सब आता है, तो मैं डायरेक्ट इस पर फोकस कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग होती है उसकी, आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो। ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग है। ये क्या होता है? dy/z dz(x), ये dxy और dz2 ऊपर वाला dxy और अपर वन इज dx का y2। ये सब आप जानते हैं। यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल्स वैकेंट है, पोजीशन 4p। ओके, मान लीजिए डी में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करूँगा उसमें? नीचे 1 2 वापस नीचे। क्यों नीचे? क्यों? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। 5 6 7 8 9 10। डी में 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ, तो हैबिटेशन क्या है? DsP2। और DsP2 क्या होता है? DsP2 स्क्वायर प्लेनर। मान लो डी में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया, हैबिटेशन क्या है? sp3। और sp3 क्या है? याद रखना, स्प्लिटिंग कौन सी थी? स्क्वायर प्लेनर, बट ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल पॉसिबल है। हैबिटेशन डिसाइड करेगा, sp3 डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या आने वाली है, D3s डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री क्या आने वाली है। स्प्लिटिंग डिसाइड नहीं करेगा। बात क्लियर? और बट D9 होता तो ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता। हाँ, ये ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, तो ट्रांसफरेंस हो जाता वो। और हैबिटेशन क्या बन जाता? ज्योमेट्री क्या बन जाती? स्क्वायर प्लेनर। आगे बातें क्लियर मैं बोल क्या रहा हूँ? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं अगेन कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको आंसर देना होगा। हैबिटेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन में 4 का शॉर्ट ट्रिक है। इसमें ऑलवेज टेट्राहेड्रल, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं। यहाँ पे D10 ऑलवेज टेट्राहेड्रल, sp3 ऑप्शन क्या आपका? और D10 ही तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर। रिपीट कर रहा हूँ, इस केस में ऑलवेज क्या होगा, और इस केस में D10 है तो टेट्राहेड्रल, ऑलवेज हमेशा स्क्वायर प्लेनर। ट्रिक खत्म। हाँ, ट्रिक इतनी होती है, छोटे से होती है ट्रिक खत्म। आगे बढ़े। सो कुछ क्वेश्चन आंसर दीजिएगा। पैलेडियम Cl4 2 माइनस, हैबिटेशन ज्योमेट्री। एक पॉइंट, वन मोर पॉइंट। लो स्पिन हाई स्पिन कैसे निकालेंगे? अब इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा तो यहाँ पर हो, अब आंसर मिल जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा है तो यहाँ भर के देखो, यहाँ भर के भरा तो यहाँ भर के देखो, इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, स्पिन डिफाइंड होगा जो आपने पहले किया था। बट पहले आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में खेलते रहे, अब आप कुछ अलग अलग स्प्लिटिंग में खेलोगे। आंसर वही है फाइनली। ठीक, आंसर दीजिए।
DsP2 कंफर्म, ठीक है DsP2 आगे स्कैप लेना या टेट्राहेड्रल, स्कैप लेना, लो स्पिन हाई स्पिन, लो स्पिन, बिकॉज आप ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिलअप करोगे, दूसरी तरफ, रिपीट कर रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने यहाँ फिलअप किए थे, वही आप 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिलअप करो, वही इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ फिलअप करो, यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे पास थे कितने, मेरे पास कम थे, लो स्पिन था वो, बातें क्लियर, ओके। बात करो मैं Hg मरकरी, ये देखा था कैसा लग रहा है कहीं पे, एल्कलाइन के डिजाफोर इज नेचुरल रिएजेंट, हाइब्रिडेशन के sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, आपने इसको देखते कैसे बोला sp3, D10 है, D10 कैसे पता चला, जिंक से पता चला, तो sp3, इन्होंने स्प्लिटिंग की नहीं, ढंग से सुनना, इन्होंने स्प्लिटिंग की नहीं, क्योंकि D10 था, उनको पता था D10 तो हमेशा पूरा भरेगा, हमेशा बाहर के ऑर्बिटल्स यूज होंगे, ऑलवेज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये आंसर आ गया, तो ये कॉमन सेंस रिक्वायरमेंट है में, ओके वन मोर, sp3, बिकॉज यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये मैंने चीटिंग किया था, की थी, आपको देखना चाहिए था 4- लिखा हुआ है, इसको चीटिंग करना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या बचा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन बचा 3d8 4s2, करेक्ट, एज वेल एज मैं एक को एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, सेम NiCO का होल 4, दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, अब हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने का है, कौन सी टाइप की स्प्लिटिंग भरना है बताओ, स्प्लिटिंग, बाकी बातें बाद में करेंगे, स्क्रैप लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, हाँ क्या बोल रहे कुछ बोल रहे थे, नहीं 5 6 7 8, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या करूँ, नीचे ला दो, और नीचे लाऊँ तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंस नहीं बोलते इसको बोलते डी एक्साइटेशन, बट हाइब्रिडेशन, sp3, अब इसको आप एक्सेप्शन मानो नहीं मानो मैं नहीं जानता, चीज़ें ईजी है, तो दोनों का आंसर sp3, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कॉपर अमोनिया होल 4 SO4, ये किस नाम से पहचाना जाता है, स्वीट जस्ट रिएजेंट, कलर क्या है, डीप ब्लू सॉल्यूशन, हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आंसर DsP2, क्यों, ड्यू टू ट्रांसपेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके वन मोर क्वेश्चन, COCl4 2 minus, COCl4 2 minus, sp3, 3d with weak field ligand, coordination number 4, number 1, 3d weak field, tetrahedral splitting, sp3, low spin high spin, high spin complex, okay, one more, MnO4 minus per magnet, D0, ठीक है, यहाँ तक मैं माना D0, मैंने आपकी बात मान ली, आगे मैं माना D0, आगे D3s ऑक्सीजन था, D0 बट आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आंसर D3s, इट मीन्स टेट्राहेड्रल, क्या हम सही बोल रहे हैं, चलो वन मोर क्वेश्चन, क्योंकि आप आंसर सही दे रहे हो इसलिए आगे बढ़ना पड़ रहा है मुझे, आज जैसा आप आंसर गलत दोगे मैं रुक जाऊँगा,
आंसर क्या है? DDSP3, DSP2, SP3 या D3S? तो सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेशन में 6 है, कोऑर्डिनेशन में 6 है। तो पॉइंट अभी क्या होता है, क्या था कि हम लोग कोऑर्डिनेशन में 4 4 4 खेल रहे थे, अचानक से कोऑर्डिनेशन में 6 आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कोऑर्डिनेशन में 6 आया नहीं आया। आंसर DDSP3, ऑल कोबाल्ट प्लस नहीं, ऑल कोबाल्ट प्लस 3 आर DDSP3 हाइब्रिडाइज्ड, खत्म। ऑल कोबाल्ट प्लस 3 कॉम्प्लेक्सेस आर DDSP3 हाइब्रिडाइज्ड, खत्म। एनी डाउट? ओके, तो अकॉर्डिंग टू मी CFT एंड VBT दोनों खत्म हुआ, VBT में कुछ था भी नहीं, ये था। अब एक बात आती है, वो आता है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या 5 मिनट आप वेट करना चाहते हैं? 5 मिनट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज खत्म हो जाए। D10 में सब टेट्राहेड्रल होंगे। चलो अब मैं आपको एक फाइनल, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, फाइनल ट्रिक लिखिए, सब लोग लिखिएगा। फाइनल ट्रिक वो ये है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, N+2, ऑलवेज हाइब्रिडेशन sp3, ऑलवेज टेट्राहेड्रल, unplayed, diamagnetic, not defined, outer orbital complex, always। मतलब इनका कोऑर्डिनेशन में 4 ही होता है, इनका कोऑर्डिनेशन में 4 ही होगा, हमेशा से ही आएगा ऑलवेज। लिगेंड से फर्क नहीं पड़ेगा, लिगेंड से नेचर क्या है, वो ऑल आर D10। इज दैट क्लियर? अगर नेक्स्ट पैलेडियम+2, प्लेटिनम+2, Au+3, सबका हाइब्रिडेशन सेम है, DSP2, निकालना ही नहीं है, सोच DSP2 सोचना ही नहीं है, स्क्वायर लेना, हमेशा से यही आएगा। वो इन सबका कोऑर्डिनेशन में 4 ही होता है, ऑलवेज ऐसा आंसर, चाहे कोई भी लिगेंड है, मिक्स्ड लिगेंड है, आंसर हमेशा ही मिलेगा आपको, ऑलवेज। डायमैग्नेटिक, और क्या चाहिए? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये स्टोरी ऑलवेज के लिए, ऑलवेज जो लिखा Au+3 लिखा, सही लिखा है, सही लिखा है। आगे बढ़ते हैं, वन मोर, वह पैलेडियम+4, पैलेडियम क्या, निकल+4, पैलेडियम+4, प्लेटिनम+4, ऑलवेज DDSP3, ऑलवेज। निकल के साथ में भी स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि निकल +4 में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर DDSP3, ऑक्टेडल, ऑक्टेडल, और क्या चाहिए आपको? डायमैग्नेटिक, और क्या चाहिए आपको? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और क्या चाहिए आपको? IUCG, ये IUC। ये स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट है, ऑलवेज विदाउट एनी एक्सेप्शन। आगे बातें क्लियर है? बाकी में देखो भाई, बाकी में देख लो, ये स्टोरी तो हमेशा अप्लीकेबल है। अब इसमें लिगेंड्स वो फलाना ढिकाना कुछ नहीं देखने का, कुछ नहीं देखो, डायरेक्ट आंसर लो। +3 था आज, हाँ इसमें RH+3 भी लिख लो, इसमें 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 RH+, हाँ RH+ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, RH+ आप यहाँ लिख सकते हो, RH+ आप यहाँ लिख सकते हो, IR+3। और थोड़ा ज़्यादा, फिर ज़्यादा याद करना हो गया, ट्रिक में फिर ज़्यादा याद करना हो जाता है फिर, और फिर ट्रिक नहीं कहलाती वो। देख लो, एज यू विश कर लो। और भी चाहिए? सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस, ऑलवेज SP, सिल्वर प्लस गोल्ड प्लस, उनका क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 2 मतलब SP, लीनियर, डायमैग्नेटिक, ऑलवेज। बिल्कुल बनता है। आपने क्या मेटलिज्म पढ़ा नहीं कभी? मेटलिज्म आपने पढ़ा नहीं कुछ भी? जैसे कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाते हैं मेटलिज्म में, बनाते हैं नहीं बनाते हम लोग? मैं और द फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जी हम लोग बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन में 2 बनता है, गोल्ड भी बनता है। इज दैट क्लियर?
अब हम बात करते हैं कलर के बारे में। कलर तो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं कलर के बारे में। कलर आपके पास टाइम हो तो स्टार्टिंग विथ हमें कलर क्यों दिखते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन विजिबल रीजन। तो पॉइंट नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जरूरी है, और नंबर 2 जब वो ट्रांजिशन होगा, जब वापस से लौट के आएगा तो विजिबल रीजन में यदि फोटोन्स एमिट करेगा तो हमें कलर दिखेगा। क्यों? बिकॉज हम लोग इंसान हैं, इंसान विजिबल रीजन में देख पाते हैं, बाकी रीजन में नहीं देख पाएंगे, अल्ट्रावायलेट रीजन में हम लोग नहीं देख पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो थोड़ी सी हमारी मजबूरी है कि हम इंसान हैं। आगे बढ़े, या मजबूरी बोलो चाहे कुछ भी बोलो, आगे बढ़ते हैं। अब वही फंडा बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ पॉसिबल नहीं है। तो फंडा बहुत सिंपल है। D0 में क्या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है? तो कलर दिखाई नहीं देगा। और D1 पॉसिबल है, D2, D3, D4, 3D5 विच फील्ड लिगेंड क्या पॉसिबल है? तो इसमें पॉसिबल है तो सही बट होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकली हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। T2G में 3, EG में 2, सिमेट्रिकली T2G हाफ फील्ड, EG हाफ फील्ड, वो अपने स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करके वापस आना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो सब काम विजिबल रीजन में नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो पॉसिबल है, बट विजिबल रीजन में नहीं होने के कारण हमें कलर दिखाई नहीं देगा। इज दैट क्लियर? तो 3D5 विद वीक फील्ड लिगेंड वो कलरलेस होता है, और वेरी लाइट कलर लाइक लाइट पिंक सोल्यूशन, आई मीन प्लस 2 नाम सुना होगा। ओके, बट रेस्ट जितने भी रिमेनिंग है लाइक 4D5, 5D5 या 3D5 विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो सब ना वहाँ पे क्या सिमेट्री विजिबल होगी? नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल है। वहाँ पर D6 सिमेट्रिकल होगी, सिमेट्रिकल होगा नहीं, D7 नहीं, D8 नहीं, D9 नहीं, वहाँ पर D10 ऑप्शन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहाँ करोगे? तो लॉजिकल ये है, जहाँ पर सिमेट्री है वहाँ पर कलर विजिबल नहीं है। चेक कर लो, सिमेट्री मेरे को 3 जगह दिखाई दे रही थी, D0, D10 एज वेल एज D5 विद वीक फील्ड लिगेंड, 3D5 विद वीक फील्ड लिगेंड। तो मुझे यहाँ पे सिमेट्री विजिबल थी, वहाँ पे कलर होने के चांसेस, कलर मेरे को दिखने के चांसेस कम हो जाएंगे। मेरे को दिखते हैं कलर, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला वो कॉम्प्लेक्स को कलर शो नहीं करेगा, तो मैं कहाँ से देखूंगा? आगे बातें क्लियर है? अब D0 की बात ना थोड़ा और हम लोग एलेबोरेट करते हैं, तो ये थोड़ा एक डाउटफुल है, ये डाउटफुल है, मैं इसको थोड़ा और एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ। तो जो D0 है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडेशन। यदि हाइब्रिडेशन D3 से और हाइब्रिडेशन D3 नहीं है, 2 अलग बातें हैं। D3 से तो ये कलर्ड होगा, अदरवाइज ये कलरलेस होगा। तो ये क्या स्टोरी है? ये स्टोरी है रिगार्डिंग ये कलर्ड क्यों होगा ऊपर वाला? इट इज चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। आज हमने पढ़ा भी था, याद तो ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में NO से Fe+2 आया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किया था। वैसे ही ना क्या होता है, लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं टू सेंट्रल एटम, जो कि परमानेंट नहीं होता, एक मोमेंटली इफेक्ट होता है वो, बस कहाँ से वो कलर दिखना शुरू हो जाता है। डी में इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इस बार सेंट्रल एटम के खुद ही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेंगे, बाहर से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो ट्रांजिशन करना शुरू करेंगे और हमें कलर दिखना शुरू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो कलर का एक और बात रहेगी, वह कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील। आई होप आपको वो आता होगा, किसको नहीं आता तो हैंड रेज करें। कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील किसको नहीं आता तो हैंड रेज करें। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट, कोई भी एग्जांपल जब को नहीं आता हो हैंड रेज करें। आज लास्ट आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड घर पे रिवाइज करेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप रिवाइज नहीं करेंगे। जो करना आज कंप्लीट कर लेना, आपको जो भी आप होमवर्क मिल रहा है आज आप कंप्लीट कर लेना आज, कल से नेक्स्ट टॉपिक। क्लियर है? ऑफिशियली मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाना है, जो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं एक और टॉपिक में पिक कर लूँगा, कोई भी टॉपिक में पिक कर लूँगा, ठीक है। और मैं बहुत जल्द मैं चाहता हूँ, जो मेरी खुद की इच्छा है वो है सॉल्ट एनालिसिस पढ़ाने की।
NP ब्लॉक पढ़ाने की, मेरी दिल्ली तो बनना है। तो आप क्या चाहते हैं? आप भी सॉल्ट चाहते हैं एज वेल एज P ब्लॉक। सॉल्ट कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं? P ब्लॉक कितना चाहते हैं? P ब्लॉक होता क्या है, कितने स्टूडेंट्स क्लास 12 से बिलोंग करते हैं? क्लास 12 रिसेंटली क्लास 12 एग्ज़ाम दिया, तो आप लोग से बोल रहे हैं कि सॉल्ट से बहुत सारी रिलेशंस कनेक्ट होती है ब्लॉक्स में। कितने लोग 13th में वो ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि उन्होंने पहले ब्लॉक्स पढ़े और फिर उन्होंने समझा कि नहीं, ब्लॉक की रिएक्शन सॉल्ट में काम आती है। दोनों एक ही बात है, और मेरे को दोनों तरीका आता है पढ़ाने के लिए। मैं सॉल्ट बड़े पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्ट नहीं पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं MOT करके एक और नया टॉपिक जो भी आपको पसंद हो टॉपिक बोल देना, वो कंप्लीट कर दूँगा। 2 टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगा, चलेगा? टॉपिक नहीं, वो चैप्टर है। मेटलर्जी नहीं पढ़ा दूंगा मैं वो, लेकिन टॉपिक नहीं है, वो चैप्टर है वो। D ब्लॉक, हाँ D ब्लॉक खत्म कर दूँगा मैं, D ब्लॉक खत्म कर दूँगा, चलेगा? हाँ, एक और पॉइंट आपको ना अभी तक 3 वो मिल गई है मार्गदर्शन, 1 2 3 मिला, आज तीसरा मिल गया, मिल गया नहीं मिला तो बाहर ले लेना। आप लोग कंप्लीट करना, आज ही कंप्लीट करना, जब तक नेक्स्ट क्लास में आओगे तब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम डिस्कशन करेंगे, आंसर की आपके पास में लिखी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि 10 से 15 मिनट में तीनों कंप्लीट कर दूँ। पॉसिबल है? कर लोगे ना? इतना डाउट पुट अप मत करना मतलब। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बात थोड़ा सा पॉइंट ये, अभी JEE के रिजल्ट्स आए, तो मैं आपसे आपका रिजल्ट पुटअप करना चाहता हूँ। कितना रिजल्ट आया, क्या क्या आया? तो 99% अबव, कितने स्टूडेंट से इंट्रेस्ट करें? 99.1 अबव, 99.2% अबव, 99.3% अबव। बताओ तो कितना परसेंटाइल आएगा? 99.4%, 99.72। मार्क्स कितना है? 234 कम हो गए थे। हाँ वो आपने बोला था 6 मार्क्स कम आएंगे आपके। हाँ ठीक है, नेक्स्ट कितना परसेंटाइल? 99.67। इसका मतलब ऑलमोस्ट 230 ब्लॉक्स, 230, 195 टफ शिफ्ट तो 99.47। मार्क्स कितने? 221। नेक्स्ट और भी तो कोई था? यस 99.4। इसका मतलब आपका कितना मार्क्स है? 229, 205 करेक्ट। हाँ 229 में तो 99.68 ऐसा कुछ था। ओके, मेरे पास एक स्टूडेंट का नाम वो आया था, व्हाट्सअप आया, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उसका परसेंटाइल आया 99.9896 परसेंटाइल आया। मार्क्स इतना पुटअप करना चाहोगे तो पहले इंडिविजुअल बताऊंगा, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आउट ऑफ 100 कितना चाहिए मार्क्स? कम आया, कितना चाहिए? कम आया, कितना चाहिए? 95, 275 मार्क्स आए थे उसके। जो ये क्लास 12 ELV1 बैच से पढ़ते थे, आप जानते होंगे, आप बहुत सारे बैचेस थे जो लास्ट में पढ़े थे, वैसे एक स्टूडेंट का है। और भी अच्छे मार्क्स थे जो मेरे पास अभी तक आ ही नहीं पाए। तो पॉइंट है, जो सबसे टफेस्ट था और सबसे ईजी था उनके लिए। पॉइंट है कि आप में भी वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए जो कि अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने हर जगह, चीज़ें कितनी भी डिफ़िकल्ट क्यों नहीं रही, परफॉर्म किया गया। तो आप भी उस अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर करो कि हम भी वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। 99.6 परसेंटाइल और 99.98 परसेंटाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो ये अंडर, शायद जहाँ तक मेरे को लगता है अंडर 200 में आ जाएगा ये,
आपको क्या लगता है? 200 में आ जाएगा ये, जो भी स्टूडेंट है। और ये ऐसा नहीं कि ना बहुत ऐसा स्टार बैच से बिलोंग करता है, ये वो नहीं, ये एक सिंपल स्टूडेंट जो कि रेगुलर मेहनत करने वाला था और जो रेगुलर एफर्ट कर रहा है, डाल रहा है, वो इतने मार्क्स लेके आ रहा है, इतना परसेंटाइल लेके आ रहा है, जो कि अच्छा लगता है कि आप में से कोई एक था जो कि इतना अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। आपके अंदर बैठे हुए 99.6 परसेंटाइल वाले बैठे हुए, 99.7, माई फॉल्ट। तो 99.7, 99.6, 99.4 आपके अंदर बैठे हुए यहाँ पे, तो आप लोग डिजर्व करते हो, आप तभी यहाँ पे बैठे हो। तो पॉइंट है, आप JEE Main 2 आने वाला है, आप जिनके 99 परसेंटाइल अबव नहीं आए वो JEE Main 2 पे 100%, मतलब अभी अपकमिंग 10 डेज फोकस करें, थ्योरेटिकल चैप्टर्स आप रीड करें वापस से, जो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करें इन JEE Main 2, आपको JEE Advanced पे फोकस करना है। तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, थ्योरेटिकल चैप्टर्स अब जो JEE Main के रह गए वो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, आपको कंप्लीट करना होगा, लाइक F ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल, आपको पढ़ना होगा अभी, जो हम लोग बाद में आपको नहीं पढ़ाएंगे इन JEE Advanced, ठीक है। जिनके परसेंटाइल कम है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका परसेंटाइल एक बार क्रॉस हो गया 99.4 और इससे अबव है, वो सिंपल जाओ एग्ज़ाम देके वापस आ जाओ, ज़्यादा वो बॉदरेशन ना लें। आप जा रहे हो नहीं जा रहे एग्ज़ाम देने के लिए, मत सोचिए आपको जाने में कितना टाइम लगेगा, 1 वीक लग जाएगा, क्यों वेस्ट कर रहे हो। आपको क्या लगता है जिनका 99.7 परसेंटाइल है क्योंकि वापस उनको एग्ज़ाम देना चाहिए, 5 दिन या 7 दिन का वेस्ट होगा एग्ज़ाम देने के लिए? आंसर नो। आप JEE Advanced पर फोकस करो ना, 7 दिन आपको बचेगा, 7 दिन में शायद हो सकता है आपको JEE Advanced की रैंक 1000 से 300 में आ जाओ। ये जब 1000 रैंक ला रहे हो, वो 7 दिन यदि आप बचा लोगे तो शायद आपको 300 में रैंक आ जाए, और अच्छा करोगे तो शायद अंडर 100 आप आ जाओ। तो हमारा मोटिव से यही है, जो जहाँ डिजर्व करते हैं उससे और ऊपर लेके जाओ। तो यस, आप सब लोग ला सकते हैं, आप में कैपेबिलिटी है, बिकॉज ये आप में से बीच में एक स्टूडेंट जो निकल कर आया वही है। मैं यदि आपके मार्क्स पुटअप करना शुरू करूँ तो आपके मार्क्स बहुत अच्छा आएंगे, ठीक है। तो आप कभी भी खुद को ना डीमोटिवेट मत करना कि हम लोग नहीं कर सकते, यस हम लोग कर सकते हैं। लास्ट के 1 से 1.5 महीना ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। यदि मान लीजिए ये स्टूडेंट अब यदि नहीं पढ़ेगा तो उसकी रैंक बहुत ख़राब हो जाएगी इन JEE Advanced। आप शायद सोच पा रहे हैं इसके JEE Advanced अच्छा जाने वाला है, ये अंडर 1000 आएगा, ये अंडर 1000 आ सकते हैं, लेकिन यदि अभी इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया कि सोच रहा है कि भाई हमें सब कुछ आता है, ख़त्म। मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, और उनको लगता है कि मैं अंडर 1000 बिलोंग नहीं करता, मैं बिलोंग करता हूँ अंडर 200, तब मज़ा शुरू होगा, तब ये अच्छा और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो पॉइंट आप कहाँ डिजर्व करते हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे लास्ट ईयर जिनका 2000 रैंक आई है, मेरे स्टूडेंट का 2000 रैंक आई थी। अब उसमें क्या हुआ, उसने वापस रिपीट किया क्योंकि उसको पता है वो वहाँ पे डिजर्व नहीं करता था। उस दिन उसका पेपर ख़राब हो गया था, पेपर ख़राब होने के कारण उसकी रैंक 2000 आई थी, वो वापस उसने रिपीट किया और उसको 100% को पता है कि वो डिजर्व कहाँ करता है, वो अंडर 200 डिजर्व करता रहा, वो लाएगा 20 बार, वो लाएगा भाई। तो आपको पता आप कहाँ डिजर्व करते हो, जितना आपका परसेंटाइल है वहाँ पे रुकना नहीं, या जहाँ पे राइट नाउ भी हो वहाँ पे रुकना नहीं। हमें 1.5 महीना इतना ज़्यादा एफर्ट डालने हैं कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अब आप खुद को पहचानते हो कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, आप 10,000 रैंक में बिलोंग करते हो, 5,000, 2,000, 1,000, 200, 100 या अंडर 10, वो आप जानते हैं, या फर्स्ट रैंक का बिलोंग आप डिज़र्व करते हैं। सोचने के तो कुछ भी सोच लो, आप डिज़र्व करते आप खुद जानते हो। इतना टाइम में आपने बहुत सारे पेपर्स दिए होंगे, उससे बेटर परफॉर्म करना बस मुझे। इज दैट क्लियर? तो अब बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, एक भी मिनट आपका टाइम ख़राब नहीं होना चाहिए, एक भी मिनट, हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आना जाना बहुत कम करें, बहुत कम मतलब कि डाउट पुटअप करना है, आप अभी क्लास के टाइम पे डाउट पुटअप करें, क्लास कंप्लीट होने के बाद डाउट पुटअप करें। आप बार बार नहीं आएंगे जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। मेरे लिए आधा घंटा भी आपने टाइम वेस्ट किया ना तो मेरे लिए ख़राब होगा। आधा घंटा आना, आधा घंटा जाना और डाउट पुटअप करोगे 15 मिनट का, मेरे लिए बहुत ख़राब होगा। कि अब मैं एक ही चाहता हूँ कि आप सबके रैंक बहुत अच्छे हैं, जो डिजर्व करते उससे अच्छे हैं, और बिल्कुल खिलते हुए चेहरे मतलब नज़र आए तो मज़ा आएगा, कुछ अलग ही मज़ा आएगा। क्योंकि हम लोग डिजर्व करते हैं इसलिए बोल रहे हैं हम लोग, हम डिजर्व नहीं करते हम यहाँ बैठे नहीं होते राइट नाउ, हाँ है ना। तो लग जाइए बिल्कुल अच्छे से, एंड हमें
जो भी प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डायरेक्ट में से पुटअप कीजिए, क्लास के अंदर पुटअप कीजिए, मैं आपको बताऊंगा, क्लास के बाहर पुटअप कीजिए बताऊंगा मैं। तो मैं मेरे एंड से 100% या 200% देने की कोशिश करूंगा और करूंगा भी। अब पॉइंट है कि आप कितना एफर्ट डालेंगे, आप अपने लिए कितना कर रहे हो। बिकॉज मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, आप रैंक लेके आओगे तो मैं तो बोलूँगा देखो मेरा स्टूडेंट लेके आया। तो अभी शायद हो सकता है JMN 1 के लिए मैंने इनका नाम लिया, कार्तिक नाम ले लेता हूँ, लेकिन हो सकता है JMN 2 में शायद आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया या जे एडवांस में आप परफॉर्म करोगे तो मैं आपका नाम किसी और को बोलूँगा कि इनके इतना मार्क्स आए, मेरा स्टूडेंट था वो या मेरी स्टूडेंट थी, जो भी है। तो हमें अच्छा लगेगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा।